नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। कहानी को आखिर तक जरूर देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी का नाम है बालों की पोटली। यह कहानी है उस समय की जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था। सभी राज्य उनके अधीन थे। उन्हीं दिनों गुजरात के महाराजा की बड़ी बेटी का विवाह होने वाला था। अब जबकि विवाह एक राजकुमारी का था, राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया कि विवाह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री, सेनापति से लेकर महल के सारे कर्मचारी विवाह की तैयारियों में जुट गए। सभी व्यापारियों को बुलाकर उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए गए। विवाह की वस्तुओं का प्रबंध करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो थी कि ये सब राजकुमारी को पसंद आए। इसके लिए मंत्री ने नगर के सबसे बड़े और बुद्धिमान सेठ को बुलाया और उनसे गहने, कपड़े और बहुमूल्य रत्नों का प्रबंध करने के लिए कहा। विवाह में अभी 3 महीने बाकी थे, तो उस सेठ ने अपने बड़े मुनीम को बुलाया और उसे एक सूची देकर कहा, राजकुमारी के विवाह के लिए हमें ये सामान दिल्ली से लाना है, इसलिए तैयारी कर लो। 1 सप्ताह बाद मुनीम तैयार होकर आया, लेकिन उसने बताया कि वो दिल्ली अकेला जाएगा। इस पर सेठ को गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रहा। सेठ ने मुनीम को समझाने की कोशिश की कि वो दिल्ली में किससे मिले किससे नहीं, कहाँ सही सामान मिलेगा, लेकिन मुनीम को यह सब सुनने में कोई रुचि नहीं थी। उसने सेठ को टोकते हुए कहा, श्रीमान, मुझे देरी हो रही है। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। सुना है दिल्ली बहुत विकसित है, वहाँ रोज मौसम बदलता है। ऐसे में मुझे अपने ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इतना कहकर मुनीम सेठ को प्रणाम कर अपने ऊंट पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। सेठ खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि उनका मुनीम उनकी बात न सुनकर उनका अपमान करके गया है। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब उनके अंदर बदले की भावना जाग उठी। वे मुनीम के घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। बैठे बैठे उन्होंने मुनीम को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने नाई को बुलाकर अपने सिर के सारे बाल कटवा दिए। नाई के जाने के बाद सेठ ने सब बाल इकट्ठा किए और सोने की जरी वाली पोटली में भरकर अपने छोटे मुनीम को बुलाया। जब मुनीम आ गया तो सेठ ने कहा, ये पोटली यहीं रह गई है, इसे तुम जल्दी जाकर बड़े मुनीम को दे देना और उससे कहना कि इसे दिल्ली में बादशाह को भेंट कर दे। जब वो पोटली बादशाह को भेंट कर दे तब तुम वापस आ जाना। छोटा मुनीम वो पोटली लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा। बड़ा मुनीम दिल्ली में 1 सप्ताह घूमते हुए सेठ की बनाई हुई सूची के सामान का मोल भाव करता रहा। 1 सप्ताह बाद छोटा मुनीम दिल्ली पहुंच गया और सेठ के वचन अनुसार वो पोटली बड़े मुनीम को दे दी। साथ ही यह भी बता दिया कि यह पोटली बादशाह को भेंट करनी है। दूसरे दिन दोनों मुनीम बादशाह के दरबार में गए। बड़े मुनीम ने छोटे मुनीम को बाहर ही रुकने के लिए कहा। स्वयं वो उस पोटली के साथ कुछ और उपहार लेकर बादशाह के सामने पहुंचा और भेंट देते हुए कहा कि यह सब हमारे सेठ जी ने आपके लिए भेजा है। बाकी सब उपहार तो खुले हुए थे, इसलिए सबको दिख रहे थे, बस एक पोटली ही थी जिसमें किसी को नहीं पता था कि क्या है। शहंशाह ने जब पोटली खोली तो उसमें से बाल उड़ने लगे। पोटली में बाल देखकर शहंशाह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे गुस्से में बोले, तुम्हारे सेठ की इतनी हिम्मत कि हमारे साथ ऐसा मजाक करे। सेनापति, इस मुनीम की गर्दन धड़ से अलग कर इसके सेठ को भिजवा दी जाए। छोटा मुनीम इतना सुन वहां से भाग लिया। उसे डर था कहीं वो भी बड़े मुनीम के साथ न फंस जाए। जब वो गुजरात वापस सेठ के पास पहुंचा तो उसने सारी बात सेठ को बताई। सेठ छोटे मुनीम की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे बताया कि यह सब उसका ही किया हुआ था। वो बड़ा मुनीम बहुत चतुर बन रहा था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। छोटा मुनीम यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे मौका जो मिलने वाला था बड़े मुनीम की जगह पर काम करने का। 1 महीना बीता ही था कि सेठ ने देखा बड़ा मुनीम एक काफिला लेकर वहां पहुंचा। सेठ ने हैरान होते हुए पूछा, बादशाह ने तो तुम्हारी गर्दन काटने का हुक्म दिया था, तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? मुनीम ने उस सवाल का जवाब दिए बिना सारा सामान और बादशाह की तरफ से भेजी गई भेंट भी सेठ के हवाले कर दी। इसके बाद उसने कहा, सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया था, आज उसका कर्ज उतर गया है। आपने तो मेरे प्राण ले ही लिए थे, इसलिए आज के बाद मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। इतना कहते हुए मुनीम अपने घर चला गया।
उधर सेठ का मन बेचैन हो उठा कि ये सब हुआ कैसे। ये जानने के लिए वो बड़े मुनीम के घर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे सब बताने के लिए कहा। तब मुनीम ने बताया कि जब शहंशाह ने उसकी गर्दन काटने का हुक्म दिया तब उसने अपनी बुद्धि चलाई। उसने उड़ते हुए बालों को दौड़ दौड़ कर पकड़ना शुरू कर दिया। उन बालों को माथे लगाकर चूमने लगा, साथ ही कहने लगा कि मेरी गर्दन अभी के अभी काटी जाए। उसकी इस हरकत से दरबार के सभी दरबारी हैरान रह गए। वजीर समझ गया कि इन बालों के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन वो इन बालों के बारे में जानना चाहते हैं। तब बड़े मुनीम ने बताया, हमारे सेठ अक्सर ही साधु संतों की सेवा करते रहते हैं। उन्हीं की सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक साधु ने अपने बाल देकर कहा था कि इसी अपनी तिजोरी में रखना, वो कभी खाली नहीं होगी। बड़े मुनीम की यह बात सुनते ही वजीर खुश हुए। उन्होंने बादशाह को सारी बात समझाई और खजांची को हुक्म दिया कि बालों की पोटली को खजाने में रखा जाए। बादशाह ने इस बात से खुश होकर मुझे बहुमूल्य भेंटों के साथ विदा किया। यह सब सुन सेठ का अहंकार और गुस्सा दोनों दूर हो गए। मुनीम ने भी उन्हें समझाया, किसी से शिक्षा लेकर हम कुछ हालातों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन जब नए हालत पैदा हो जाएं तो हमें अपनी ही बुद्धि से काम लेना पड़ता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे शिक्षा भी मिल गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।